नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हमने पिछली कक्षा में त्रिभुज एवं त्रिभुज के विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ा था, जहां हमने त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में चर्चा की थी। क्या आपको याद है कि हम कब दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहलाते हैं जब उनके समान आकार तथा समान आमाप हो, मतलब शेप और साइज समान हो। इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे जिनके आकार समान होंगे परंतु अमाप समान होना आवश्यक नहीं है। ऐसी आकृतियों को समरूप आकृति कहते हैं। चलिए, तो मैं अब आपको समरूप आकृति को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। अब ये दो चित्र देखिए, आप क्या कहेंगे? ये दोनों समरूप हैं? अब ये वाला चित्र के बारे में आप क्या कहेंगे? इसी प्रकार ये चित्र भी देखिए। इन सब चित्रों को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पाया होगा कि इनका आमाप तो समान नहीं है, लेकिन आकार तो समान है। तो हम दिए गए चित्रों के बारे में कह सकते हैं कि यह समरूप चित्र है, मतलब सिमिलर फिगर्स हैं। अब इस चित्र के बारे में आप क्या कहेंगे और इसके बारे में? आपने यहाँ ध्यान दिया हो तो देखा होगा इन चित्रों का आकार और आमाप दोनों ही समान है। आप सोच रहे होंगे, ये तो मैं सर्वांग आकृति की बात करने लगी। क्या आप इन आकृतियों को समरूप आकृति भी कह सकते हैं? ऊपर दी गई सभी आकृति आकार में तो समान है और हमने पढ़ा है कि समरूप आकृति के लिए समान आकार होना आवश्यक है। इसलिए हम कहेंगे ऊपर दिखाई गई आकृति समरूप आकृति भी है। तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अब ये तो बातचीत हुई समरूप आकृति के बारे में कि ये होता क्या है, उसके उदाहरण भी देख लिए। तो चलिए अब यह जानते हैं कि इनका उपयोग क्या है हमारे जीवन में। तो अब ये बताइए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैसे निकाली गई होगी या चंद्रमा तक की दूरी कैसे निकाली गई होगी? क्या लगता है आपको, कोई इंसान क्या इंची टेप लेके गया होगा वहां तक उसकी दूरी नापने के लिए? जी नहीं, घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में इन सब दूरियों और ऊंचाइयों को अप्रत्यक्ष मापन, जिसे अंग्रेजी में इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, की अवधारणा का उपयोग करते हुए ज्ञात किया गया था, जो समरूप आकृतियों के सिद्धांत पर आधारित है। तो अब इससे आप समझ ही सकते हैं कि ये चैप्टर पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के इस भाग में हम कुछ क्रियाकलाप की मदद से समझेंगे कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। क्या आपको याद है कक्षा 9 में हमने सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं तथा समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज भी सर्वांगसम होते हैं। यानी कि दो आकृतियां तभी सर्वांगसम होती हैं अगर उनका आकार और आमाप दोनों ही बराबर होते हैं। यानी कि सर्वांगसम होने के लिए आकार और आमाप दोनों ही बराबर होना जरूरी है। चलिए अब दिए गए इन वृत्तों पर चर्चा करते हैं। क्या यहाँ दिए गए सभी वृत्त आपस में सर्वांगसम हैं? जी नहीं,
ये सर्वांग सम नहीं है क्योंकि इनकी त्रिज्या अलग अलग है, जिसकी वजह से इनका आकार तो समान है लेकिन इनका आमाप अलग अलग है। और इसी प्रकार की आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। यानी कि दो समरूप आकृतियों के आकार समान होते हैं परंतु इनके आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। और यहाँ पर ये चिन्ह दो आकृतियों के बीच समरूपता को दर्शाता है। तो अब यह सोचकर बताइए कि क्या सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? जी हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं क्योंकि उनका आकार समान होता है। इसी प्रकार सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं क्योंकि उनका भी आकार समान होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। तो क्या ये कहना उचित है कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं? जी हाँ, क्योंकि सर्वांग सम आकृतियों का आकार समान होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि सर्वांग समता के लिए उनका आमाप भी बराबर होना जरूरी है। इसे याद कर लीजिए कि हर सर्वांग सम आकृति समरूप होती है, लेकिन हर समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती हैं। चलिए, अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। समय समाप्त। चलिए इसका जवाब देखते हैं। पहला वाला ऑप्शन सत्य होगा, दूसरा असत्य होगा, तीसरा सत्य और चौथा असत्य होगा। अब कुछ अन्य चित्रों की बात करते हैं। यहाँ हमें दो चतुर्भुज PQRS और ABCD दिया गया है। क्या ये समरूप है? इन्हें देख के तो लगता है कि आकृतियां समरूप है, लेकिन हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम आकृतियों की समरूपता के लिए कोई परिभाषा दें और उस पर आधारित कुछ नियम ज्ञात करें। इसके लिए इन आकृतियों को देखें। इसे देखकर आप तुरंत कहेंगे कि ये तो ताजमहल की फोटो है। बस इन तीनों का साइज मतलब आमाप अलग अलग है। चूंकि इन चित्रों का आकार समान है, इसलिए हम कहेंगे कि यह समरूप है। और इस समरूपता की ही मदद से एक फोटोग्राफर आपकी एक ही फोटो को अलग अलग साइज में निकाल पाते हैं। वह सामान्य रूप से एक छोटे आमाप की फिल्म पर फोटो खींचते हैं और फिर उसे एक बड़े साइज वाली फोटो के रूप में आवर्धित कर देते हैं। अगर हम इन चित्रों के संगत रेखाखंडों के बीच अनुपात निकालें तो हम पाएंगे कि वह सदैव बराबर होते हैं। और किसी युग्म के बीच बने कोणों को लें तो देखेंगे कि ये सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। और यहाँ बहुभुजों के लिए संगत भुजाओं के इस एक ही अनुपात को स्केल गुणक और इंग्लिश में स्केल फैक्टर कहा जाता है। स्केल गुणक का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, जैसे विश्व का मानचित्र बनाने में होता है, जिसकी वजह से हम एक छोटे से पेपर पर पूरे विश्व का नक्शा बना पाते हैं। इसके अलावा भवनों के निर्माण के लिए बनाए जाने वाले रूपरेखा एक उपयुक्त स्केल गुणक को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हमने समझा कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। तो हम अगले वीडियो में इस नियम के बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हमने पिछले वीडियो में समरूप आकृतियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम इसके नियमों को समझाने के लिए क्रियाकलाप करेंगे। हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। और यह भी पढ़ा था कि संगत भुजाओं के इस एक ही अनुपात को स्केल गुणक कहते हैं। इसलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक सफेद कागज पर एक बहुभुज काटे। यहाँ हमने एक चतुर्भुज ABCD काटा है। अब अपने दोस्त को बोले कि वह चतुर्भुज को कुछ इस प्रकार ले और खड़ा हो जाए और आप ऊपर साइड से टॉर्च जलाएं और चतुर्भुज की छाया एक टेबल पर पड़ने दे। इस छाया वाले चतुर्भुज को
ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश नाम दे दें। यहाँ ध्यान दीजिए कि चतुर्भुज ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश चतुर्भुज ए बी सी डी का एक आकार परिवर्धन है, अर्थात इसका ही एक बड़ा रूप है। इस प्रकार यहाँ हम देख सकते हैं कि चतुर्भुज ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और ए बी सी डी समान आकार के हैं, परंतु इनके माप भिन्न भिन्न हैं। अतः चतुर्भुज ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश चतुर्भुज ए बी सी डी के समरूप है, और हम यह भी कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी चतुर्भुज ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश के समरूप है। और यहाँ देख सकते हैं कि शीर्ष ए डैश शीर्ष ए के संगत है, शीर्ष बी डैश शीर्ष बी के संगत है, और शीर्ष सी डैश शीर्ष सी के संगत है, तथा शीर्ष डी डैश शीर्ष डी के संगत है। और इन संगतताओं को सांकेतिक रूप में कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहां यह चिन्ह दो शीर्षों के बीच संगतताओं को दर्शा रहा है। और अगर यहाँ हम दोनों चतुर्भुजों के कोणों और भुजाओं को मापें तो पाएंगे कि कोण ए बराबर कोण ए डैश है, कोण बी बराबर कोण बी डैश है, कोण सी बराबर कोण सी डैश है, तथा कोण डी बराबर कोण डी डैश है। इसके अलावा अगर हम संगत भुजाओं का अनुपात निकालें तो हम पाएंगे कि वह आपस में बराबर है, जैसे कि भुजा ए बी और ए डैश बी डैश का अनुपात 8/16 होगा। इसी प्रकार बी सी और बी डैश सी डैश का अनुपात 4/8 होगा, और भुजा सी डी और सी डैश डी डैश का अनुपात 5/10, और भुजा डी ए और डी डैश ए डैश का अनुपात 6/12 होगा। और अगर इन्हें हल करें तो पाएंगे कि ये सभी आपस में 1/2 के बराबर है। तो इससे हम फिर से कह सकते हैं कि दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं अगर उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। हमें बताना है कि क्या चतुर्भुज PQRS और ABCD समरूप है। तो चलिए इन दोनों चतुर्भुजों के कोणों और भुजाओं का माप लेकर इसका सत्यापन करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर है तथा इनकी संगत भुजाओं के बीच का अनुपात भी बराबर है, इसलिए ये दोनों चतुर्भुज समरूप होंगे। चलिए अब बताइए कि क्या दिए गए चतुर्भुज भी समरूप है। जी नहीं, दिए गए चतुर्भुज समरूप नहीं हैं, क्योंकि इनके संगत कोण तो बराबर हैं, लेकिन इनकी भुजाओं के बीच का अनुपात बराबर नहीं है। क्योंकि दो संगत भुजाओं के युग्मों का अनुपात 6/7 है और दो संगत भुजाओं के युग्मों का अनुपात 1 है, यानी कि आपस में बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं हैं। अब बताइए कि दिए गए चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। जी नहीं, ये चतुर्भुज भी समरूप नहीं है, क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है, जबकि संगत भुजाओं के बीच का अनुपात बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि दो बहुभुजों के बीच समरूपता होने के लिए इन दोनों बातों का सत्य होना जरूरी है। चलिए अब इस बात को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहीं पर ये टॉपिक समाप्त होता है और आपको पता है आगे बढ़ने से पहले आपको ये प्रश्न हल करने पड़ेंगे, तो ये प्रश्न हल करना ना भूलें। धन्यवाद।
इस भाग में हम इन 3 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं। क्या आप बता सकते हैं 2 त्रिभुज कब समरूप होते हैं? आपको तो पता ही है, त्रिभुज भी एक बहुभुज है। इसलिए हम त्रिभुज की समरूपता के लिए वही प्रतिबंध लिख सकते हैं जो बहुभुजों की समरूपता के लिए लिखे थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इसके अलावा अगर 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो उन्हें समानुकोणिक त्रिभुज कहते हैं। एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने 2 समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य बताया था। उन्होंने कहा था कि समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, और यह भी माना जाता है कि इसके लिए उन्होंने एक परिणाम का उपयोग किया था जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, और अंग्रेजी में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे आजकल थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय थी क्या। इसे समझाने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले एक कोण x से y खींचते हैं। अब भुजा AX पर कुछ बिंदु P, Q, D, R और B इस प्रकार अंकित करेंगे कि AP बराबर PQ बराबर QD बराबर DR बराबर RB हो। अब बिंदु B से एक रेखा इस प्रकार खींची कि वह भुजा AY को बिंदु C पर काटे। अब बिंदु D से BC के समांतर एक रेखा खींची जो AC को बिंदु E पर काट रही है। अब हमारी रचना पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से AD by DB निकालते हैं। अगर हम इस दूरी को 1 यूनिट मान लें तो हमें AD 3 यूनिट मिल जाएगा और DB 2 यूनिट मिल जाएगा। अब AE बट्टा EC निकालते हैं। इसे माप कर देखें तो AE 3 यूनिट मिला और EC 2 यूनिट मिला। यहाँ ध्यान से देखिए कि हमें AD by DB भी 3/2 मिला और AE by EC भी 3/2 मिला, यानी कि ये आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है तथा AD by DB बराबर AE by EC है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? क्या ये संयोगवश है? नहीं, यह एक प्रमेय के कारण है जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, जो कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब हम इस प्रमेय का प्रूफ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को मैथमेटिकली कैसे सिद्ध किया जाता है। पिछले वीडियो में हमने एक क्रियाकलाप किया था जिसकी मदद से हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। चलिए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है जहां BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है जो AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर काट रही है। यहाँ हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC है। इसे सिद्ध करने के लिए हम कुछ रचनाएं करेंगे। बिंदु B को E से मिलाएंगे, बिंदु C को D से मिलाएंगे। इसके अलावा बिंदु D से AC पर एक लंब DM खींचेंगे और बिंदु E से AB पर एक लंब EN खींचेंगे। अब हमें कुछ इस प्रकार की आकृति मिल जाएगी। अब हम इसमें सबसे पहले ADE, BDE तथा CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र
हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हाफ इंटू AD इंटू EN हो जाएगा। यहाँ हमने AD और EN इसलिए लिया क्योंकि आधार AD पर EN लंब है, जो कि इस त्रिभुज की ऊंचाई दर्शा रहा है। इसके अलावा हम त्रिभुज ADE निकालने का एक और सूत्र लिख सकते हैं, जो होगा हाफ इंटू AE इंटू DM। यहाँ AE और DM इसलिए लिया है क्योंकि आधार AE पर DM लंब है। तो इस प्रकार हम त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का दो सूत्र लिख सकते हैं। अब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिखेंगे, जो होगा हाफ इंटू BD इंटू EN। यहाँ EN इसलिए लिया गया है क्योंकि EN ही इस त्रिभुज की ऊंचाई है। अब त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल हाफ इंटू EC इंटू DM हो जाएगा। यहाँ रेखाखंड DM त्रिभुज की ऊंचाई दर्शा रहा है। अब हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें यह मिलेगा, जिसे हल करने पर हमें AD बटा BD मिल जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमें यह मिलेगा, जिसे हल करने पर हमें AE बटे EC मिल जाएगा। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE दोनों ही एक आधार DE तथा समांतर रेखाएं DE और BC के बीच बने त्रिभुज हैं। इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसे इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। यहाँ इक्वेशन 3 से कह सकते हैं कि त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल CDE का क्षेत्रफल के बराबर है। इसलिए इक्वेशन 1 और 2 भी बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार हम यहाँ से AD बटे DB बराबर AE बटे EC मिल जाएगा, जो कि हम सिद्ध करना चाहते थे। चलिए अब इस प्रमेय के प्रूफ को अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिए, और इसे भी और इसे भी। तो यहाँ हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के बारे में पढ़ लिया। धन्यवाद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम क्या है तथा उसे मैथमेटिकली सिद्ध भी करेंगे। हमने पिछली वीडियो में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के बारे में पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था कि अगर त्रिभुज की एक रेखा के समांतर अन्य दो रेखाओं की अलग अलग बिंदु पर काटने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है? चलिए इसे समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में एक एक्टिविटी की थी, जिसमें हमने ये दोनों रेखाएं समांतर लेकर देखा था कि AD by DB और AE by EC का अनुपात बराबर था। अब अगर हम यहाँ पर भुजा AY पर बराबर दूरी पर बिंदु LMEOC लें और D और E से जोड़ दें और B को C से और AD by DB तथा AE by EC निकालेंगे तो पाएंगे कि इनका अनुपात बराबर है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि रेखा DE BC के समांतर है। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। और यही हमारा प्रमेय 6.1 का विलोम है। चलिए इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है और एक रेखा DE इस प्रकार खींची गई है कि वो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर है। चलिए मान लेते हैं कि DE BC के समांतर नहीं है। यहाँ पर यह संकेत यह दर्शाता है कि ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर नहीं हैं। चूंकि हमने माना है कि DE BC के समांतर नहीं है, इसलिए हम एक रेखा DE डैश खींच सकते हैं जो BC के समांतर हो। अब हमने प्रमेय 6.1 में पढ़ा था कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, और यहाँ रेखा DE डैश भुजा BC के समांतर है। इसलिए AD by DB बराबर
ए ई डैश बटे ई डैश सी हो जाएगा। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की मदद से कह सकते हैं कि ए ई बाई ई सी बराबर ए ई डैश बाई ई डैश सी होगा। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 3 में दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे तो हमें यहाँ से यह ज्ञात हो जाएगा कि अब यहाँ ए ई प्लस ई सी बराबर ए सी होगा और ए ई डैश प्लस ई डैश सी बराबर भी ए सी होगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ दोनों पक्षों में अंश बराबर हैं, इसलिए इन दोनों का अनुपात तभी बराबर होगा अगर इनका हर भी बराबर हो, यानी कि ई सी ई डैश सी के बराबर होगा। अब आप क्या बता सकते हैं कि ई सी और ई डैश सी कब बराबर होंगे? सही सोचा, यह दोनों तभी बराबर होंगे यदि ई डैश ए के संपाती होगा, यानी कि ई डैश और ई दोनों एक ही बिंदु है। और चूंकि हमने माना था कि डी ई डैश बी सी के समांतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डी ई बी सी के समांतर है। यानी कि प्रमेय 6.1 से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर एक त्रिभुज में एक रेखा किसी भुजा के समांतर है तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी, तथा प्रमेय 6.2 से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई रेखा दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। चलिए अब प्रमेय 6.2 का प्रूफ अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो यहाँ हमने आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम भी पढ़ लिया। धन्यवाद।